जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है सीटेट की और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण यानी कि ईवीएस। और इस क्लास को डिस्कस करने से पहले ये है हमारा टेलीग्राम चैनल डेसिमल 004। इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर टाइप करेंगे तो ये जो चैनल है डेसिमल ये आपको मिल जाएगा और ये पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ये टाइप करिए डेसिमल 004 या फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। पहला तो है टॉपिक जिसको शेर शेर है और दूसरा बाघ है। तीसरा है टॉपिक सांप। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे है स्लॉथ, फिर है रेशम का कीट, फिर है पश्मीना, फिर है मधुमक्खी, फिर है डॉल्फिन, फिर ब्लू व्हेल, फिर हाथी, फिर बगुला, फिर हुदहुद पक्षी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से किसी न किसी से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है शेर। देखिए कह रहे हैं शेर जो है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है, ये दिख रहा है फोटो में भी, शेर भूरे रंग का होता है और शेर को जंगल का राजा कहते हैं। ठीक है, शेर को कहते हैं, बाघ को नहीं। बाघ कहीं लिखा होगा तो बाघ को नहीं। ठीक है, सॉरी, बाघ नहीं होता। ठीक है, बाघ को जंगल का राजा नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शेर को। कंफ्यूज ना हो जाना, जल्दबाजी में कभी कभार हो जाता है। देखिए अगला है, भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। तो क्या है, कह रहे हैं कि जो शेर हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और कहाँ पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। अगला टॉपिक कह रहा हूँ, अगला पॉइंट है, शेर समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर शेरनी और बच्चे रहते हैं। ठीक है, मतलब जो शेर हैं वो सारे ग्रुप में रहते हैं और लगभग कितने होते हैं, 10 से 12 होते हैं, जिसको प्राइड बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो एक प्राइड में कितने होते हैं, 10 से 12 शेर शेरनी और बच्चे होते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। ठीक है, समूह का नेतृत्व जो है कौन करती है, शेरनी करती है, शेर नहीं करता। शेर अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, मतलब एरिया जो है ऐसे अपना क्या कहते हैं कि मार्क कर देते हैं। तो वहाँ पर दूसरा जब कोई शेर या कोई जानवर आता है तो समझ जाता है कि इनका एरिया है। शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। तो जो शेर हैं उनकी देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा हो जाती है। कब, अंधेरे में। ठीक है, तो अंधेरे में इनकी शक्ति जो है वो ज़्यादा होती है। अगला है बाघ। बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, ना कि शेर। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मतलब जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती हैं। कैसी, काली और पीली धारियाँ, मतलब हल्के सी ऑरेंज कलर की या हल्का पीला कलर ऐसे होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण होते हैं। मतलब कि बाघ के जो है इनका जो रंग होता है इनके बालों के कारण होता है, क्योंकि इनके बाल ही इस तरह से जो उगते हैं, मतलब कि एक स्ट्रेप में ऐसे पट्टी नुमा है ना, तो ये बाल ही इस तरह उगते हैं इनके, तो उनका कलर भी उस तरह होता है। बाघ के समूह का नेतृत्व जो है बाघिन करती है। बाघ को वैसे यहाँ पर कह रहे हैं समूह का नेतृत्व, वैसे बाघ जो है वो अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर यहाँ से कट कर दिए तब भी चलेगा। ठीक है, कि जो बाघ होते हैं वो अकेले रहते हैं, ग्रुप में जो होते हैं वो शेर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेतृत्व क्या, अगर 2-3 भी हैं तो वो जो है बाघिन, एक तरह से कह रहे हैं कि बाघिन नेतृत्व करती है, ये कह रहे हैं। और बाघ के नर बच्चे 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपना समूह जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 से 4 वर्ष के उम्र में अपना जो समूह कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, अपने समूह से मतलब यहाँ से अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, 3 से 4 वर्ष की उम्र में समूह, इनका ग्रुप बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्राइड होता है 10 से 12 का। ठीक है, यहाँ प्राइड नहीं होता। बाघों को आप
कभी इस तरह प्राइड में नहीं देखोगे, मतलब कि उनका ग्रुप नहीं होता बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक मेल होगी एक फीमेल होगी या उनके बच्चे होंगे, बस इतना ज़्यादा, ठीक है। और उसमें भी 3-4 साल बाद ये बच्चे अलग हो जाते हैं। बाघ की दहाड़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछ के माध्यम से जो है रास्ता बना लेते हैं। बाघ अंधेरे में 6 गुना, जैसे शेर को 6 गुना दिखता है मनुष्य से ज़्यादा, वैसे बाघ को भी जो है 6 गुना ज़्यादा दिखता है मनुष्य से। बाघ जंगल में पत्तियों के सरसराहट या हिलने के कारण दूर से ही पहचान लेते हैं कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने का कारण होता है। मतलब अपने शिकार को या फिर दूसरा कोई जानवर आ रहा हो तो उसको पहचान लेते हैं पत्तियों में सरसराहट से, है ना, पेड़ पौधों के हिलने से या हवा के कारण। बाघ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, मतलब कि वो चारों तरफ से सुन सकते हैं। बाघ की आबादी तेज़ी से घट रही है। इसका मुख्यतः कारण बाघों का अवैध शिकार है। तो अवैध शिकार की वजह से इनकी जो है आबादी, मतलब संख्या घट रही है एवं प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये, कई बार पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था, है ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चला था। तो ये ध्यान रखना कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। तो कौन सी नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर है आपको बताना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है ये बताना है आपको कमेंट में, है ना, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है, कमेंट में बताइएगा। अगला है सांप। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाग या किंग कोबरा, करैत, अफाई, दुबोइया, ठीक है। तो ये 4 नाम ध्यान रखिए, ये जहरीले हैं, ठीक है। सांप तो बहुत प्रकार के होते हैं, ये ज़्यादा जहरीले होते हैं, मतलब काट ले तो आदमी गया। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीव में प्रवेश कराते हैं। 2 विषैले दांत होते हैं जिसके माध्यम से किसी जीव या अन्य जीव में प्रवेश कराते हैं। सांप काटने की दवा जो है सांपों के जहर से बनाई जाती है। तो सांप काटने की दवा जो है वो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। और सांपों के दांत होते हैं लेकिन वे अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाते हैं, मतलब चबाते नहीं हैं। सांपों के दांत तो होते हैं लेकिन वो ऐसा काट काट के नहीं खाते, सीधा निकल जाते हैं। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाग या किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों का मांस खाते हैं जिन्हें लिंग हू फेन कहा जाता है। तो हांगकांग के लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? सांपों का मांस। सांप के कान नहीं होते लेकिन वह ध्वनि के कारण कंपन को महसूस करते हैं। तो इनके कान नहीं होते लेकिन ये क्या करते हैं? कंपन महसूस करते हैं। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। उनको सुनाई नहीं देता सांपों को, तो जब सपेरा बीन बजाता है तो उससे जो ध्वनि के कंपन होता है, ठीक है, उससे अनुक्रिया, मतलब उससे जो है देखा होगा जिधर को बजा रहा उधर को मुँह कर लेते हैं, तो वो केवल वाइब्रेशन सुनते हैं, ध्वनि कंपन सुनते हैं। और ऐसा नहीं उन्हें कान होते हैं, कान नहीं होते उनके। अगला है स्लॉथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में अभी 2 साल से तो क्वेश्चन आ ही रहा है स्लॉथ से, तो ये इसको कायदे से बढ़ के जाना। एक अच्छा तैराक होता है, मतलब तैर भी लेता है। अधिकांशतः अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर तो ये पेड़ पे रहते हैं लेकिन कभी स्थिति आ गई पानी में तो ये तैर भी लेते हैं। स्लॉथ पेड़ पर लटक कर 17 घंटे सोता है, मतलब 24 घंटे में 17 घंटे सोता है, ठीक है। बाकी घंटे में जो है अपना काम करता है। अच्छा है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। स्लॉथ की आयु लगभग 40 वर्ष है। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, ज़्यादा पेड़ों पर नहीं जाता एक से दूसरा पेड़। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है ना, थोड़ा सा देखो भालू जैसा है देखने में। बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम स्लो साबुन। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और उसकी पत्तियाँ खाते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए जो है पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो एक बार ये भाई सब नीचे उतरते हैं अपना काम करने के लिए। ये दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। स्लॉथ शाकाहारी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, इसको नोट कर लीजिए और बाकी जो कहीं से मिलेंगी उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। रेशम कीट।
रेशम कीट का पालन जो है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। ये रेशम कीट हैं, देखिए ये रेशम कीट हैं, ये पत्तियाँ खा रहे हैं। रेशम कीट के पालन को जो है क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ ही ले। दूसरा है, रेशम के कीट को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। तो किस पेड़ पर पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर। भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट पालन जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से पहचान सकता है। तो ये एक जो है इनके अंदर विशेषता है कि कई किलोमीटर दूर से भी मादा को पहचान लेते हैं उसकी महक से। रेशम रेशम कीट से जो साड़ी बनती है, पोचमपल्ली एवं कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, रेशमी साड़ी जो है पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ बनती है, आंध्र प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश में। पश्मीना, पश्मीना क्या है, पश्मीना एक बकरी है। कहाँ पाई जाती है, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। ये पश्मीना बकरी है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। कौन सी जनजाति के लोग, चांगपा जनजाति के लोग। अब देखो चांगपा जनजाति कहाँ है, इसका मतलब लद्दाख में चांगपा जनजाति होगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ याद कर लो। पश्मीना बकरी लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रह सकती है। सब ज़्यादातर इधर पहाड़ों की तरफ रहती हैं। पश्मीना -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, मतलब बहुत बहुत पतले, बहुत महीन बाल होते हैं इनके। पश्मीना बकरी के जो है शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, तो जो पश्मीना बकरी है उसके जो शाल या स्वेटर हैं वो 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना के शाल या स्वेटर में बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। मतलब अगर इसका शाल या स्वेटर बनाना है तो लगभग 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है, रेबो। ठीक है, तो रेबो क्या होता है, चांगपा जनजाति जो होते हैं जिन घरों में रहते हैं उनको रेबो कहते हैं। और पश्मीना बकरी जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर होता है। मतलब कि जो लीची के पेड़ हैं वो उपयुक्त होते हैं सर्वाधिक मधुमक्खी पालन के लिए। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है, इतना समझ लो कि बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ फूल पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, फूल पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं, क्योंकि ये फूल से ही अपना जो है भोजन एकत्र करती हैं। जो शहद बनाती हैं फूल से ही बनाती हैं, तो वहाँ फूल तो होना ही चाहिए, है ना। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती हैं। कॉलोनी या बस्ती में रहती हैं, तो देखा होगा ना, इसे बना कर रहती है अपना छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता। मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग जो है 12 केजी शहद प्राप्त होता है। तो एक छत्ते में लगभग 12 किलो शहद मिल सकता है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि सितंबर तक बरसात खत्म हो जाती है। उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ज़्यादातर फूल खिलने लगते हैं अच्छी तरीके से। ठंडी के मौसम में फूल खिले होते हैं, तो उस टाइम इनको जो है मधुमक्खी पालन जो है सर्वाधिक फलता फूलता है। उस समय मधुमक्खियाँ ज़्यादा शहद बना पाती हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। मतलब कहीं अगर अच्छे खासे फूल या पेड़ पौधे मिल गए जहाँ से रस मिल सकता है, फूलों का रस, तो ये अपने ग्रुप को आती हैं और डांस करके बताती हैं कि उधर कहीं खाने का सामान मिला है भाई साहब, है ना। ये नृत्य करके बताती हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नृत्य करके बताती हैं। कन्फ्यूज हो जाओगे, वहाँ पे तितली भी ऑप्शन में आता है। तितली, तो तितली अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो फिर कन्फ्यूज होगा तितली नाचती है कि मधुमक्खी नाचती है। तो मधुमक्खी नाचती है, तितली नहीं नाचती। डॉल्फिन, डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन है। स्तनधारी जीव है ये एक।
डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है, मानव के द्वारा जो भी सिखाया जाता है आसानी से सीख लेती है, तो ये एक बुद्धिमान जीव है। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। इसे लॉ टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है, लॉ टाइगर। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं, तो इलाहाबाद से पटना के बीच में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन मिल जाएंगी। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों निकालती हैं। जब शत्रु हमला करता है तो अलग तरीके की ध्वनि निकालती हैं, और जब मित्र से मिलना होता है तो अलग ध्वनि निकालती हैं। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। देखो, डॉल्फिन की संख्या घटने का केवल एकमात्र कारण क्या है? गंगा नदी का प्रदूषण। जब प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा तो ये नहीं रह पाती हैं उस जगह जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है, या तो मर जाती हैं या तो वहाँ से एकदम अलग हट जाती हैं, दूर चली जाती हैं। तो अगर इनकी संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है? प्रदूषण। एक कारण अगर पूछा जाए तो जल का प्रदूषण, गंगा नदी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो। अगला है टॉपिक ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। मतलब पृथ्वी का मतलब यहाँ पर जल और स्थल दोनों है, ठीक है। पृथ्वी का मतलब यहाँ पर क्या है? जल और स्थल दोनों। तो यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। तो कैसी है? स्तनधारी। ब्लू व्हेल भूरशैल प्रजाति की जीव है। तो कौन सी प्रजाति की है? भूरशैल प्रजाति की। नीली व्हेल स्तनधारी जलीय जीव है, फिर से रिपीट हो गया। और सर्वाधिक जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? प्रशांत महासागर में। फिर अगला टॉपिक है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु किसको बोलते हैं? हाथी को। और भारत में सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। हाथी समूह में रहते हैं, और जो समूह का नेतृत्व है सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो करती है, ठीक है। तो अगर मतलब ग्रुप है तो ग्रुप में सबसे आगे जो है बुजुर्ग हथनी होगी, फीमेल होती है। जो मेल होते हैं वो नहीं होते। और हाँ, इनके ग्रुप में जो है वो फीमेल होती हैं, सारी फीमेल होती हैं, और बच्चे होते हैं, मेल नहीं होते। वो भगा दिए जाते हैं कि तुम हटो, अलग अपना बैचलर वाला अलग जीवन जियो जाके। तो वो अपना अलग ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके जो ग्रुप होता है हाथियों का, इसमें केवल फीमेल होती हैं और बच्चे होते हैं। बच्चे भी अगर कोई बच्चा मेल है तो वो 4-5 साल बाद वो भी अपना निकल लेता है, अकेले रहते हैं वो, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती ना। देखिए, एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितने 100 किलो पत्तियाँ, छाल, घास फूस खा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इनको काफ़ी भोजन चाहिए होता है, और पानी लगभग 250 लीटर, है ना, 250 लीटर चाहिए होता है। तो ये तो भोजन की बात हो गई। 100 किलो पत्तियाँ खाते हैं, पानी लगभग 250 लीटर चाहिए होता है कम से कम, है ना, कम से कम इतना पीते हैं। एक बड़ा हाथी मतलब वयस्क हाथी की बात कर रहे हैं। हाथी काले रंग के होते हैं, ज़्यादातर काले होते हैं। मतलब काला क्या, एक तरह से न काले में होते हैं न बहुत ज़्यादा एकदम ग्रे में होते हैं, मतलब काले और ग्रे के बीच का रंग होता है। तो इस वजह से इनको जो है गर्मी ज़्यादा लगती है। तो कोई भी काली चीज़ होगी या इस तरह ग्रे चीज़ होगी तो उसमें जो है सूर्य की रोशनी अवशोषित होती है, तो इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले पानी जहाँ होता है कीचड़ को अपने सूंड में भर के अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। तो कीचड़ पानी के साथ जब चिपक जाता है बॉडी में तो उनको ठंडक मिलती है। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक लगभग 22 माह का होता है। तो क्या होता है? 22 माह का होता है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। तो ये स्थल की बात करें, ठीक है। अभी जब ब्लू व्हेल की बात करी थी तो वो पूरे पृथ्वी पर की थी। अब जो हाथी की बात करें तो केवल स्थल पे बात कर रहे हैं, जल को इसमें नहीं शामिल किया गया, केवल स्थल पे, ठीक है, महाद्वीपों पे। जब ब्लू व्हेल की बात करेंगे तो स्थल और जल दोनों ये कहा गया था, ठीक है। तो स्थल पर पाए जाने वाले, स्थल खंड पर। फिर अगला है बगुला। बगुला संसार भर में मिलते हैं, मतलब पूरे पूरे संसार में मिलते हैं, पूरे विश्व में। बगुला पानी में काफ़ी देर तक बिना हिले ढुले सीधे खड़ा रहता है, एकदम ध्यान की स्थिति में, है ना। ये देखो, इसको बगुले को ध्यान योगी भी कहा गया है। मतलब एकदम खड़ा रहेगा, एकदम सीधा, हिलेगा डुलेगा नहीं। क्यों? क्यों ऐसा करता है? शायद अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ताकि अगर हिलेगा डुलेगा तो आसपास कोई मछली है या कोई कीड़े मकोड़े हैं पानी में तो वो भाग जाएंगे इधर उधर। तो वो चुपचाप खड़ा रहता है एकदम ध्यान की अवस्था में। बगुला सफ़ेद, भूरा, नीला, काला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
बगुले का भोजन मुख्यतः मछली होता है। इसकी गर्दन एस आकृति की होती है। कैसी होती है? एस आकृति की। ये देखो एस आकृति की थोड़ी सी, है ना, ऐसे उल्टा एस बना दिया। अब इधर से देखने पे ऐसा लग रहा, उस तरफ से देखोगे तो ऐसा लगेगा, है ना। तो एस आकृति की होती है। बगुला कह रहे हैं कि इसमें कुछ दिया हुआ है प्रसिद्ध कहानी। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता कौन है? नीचे लिखा है आचार्य विष्णु शर्मा, है ना। तो बगुला भगत एक पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। हुदहुद पक्षी। हुदहुद पक्षी देखो कैसा होता है, ये ऐसा होता है हुदहुद पक्षी, है ना। तो इसकी चोंच काफ़ी लंबी है। पहली चीज़ तो ये नोटिस करोगे, चोंच लंबी है और उसको सिर पे एक चोटी नुमा आकृति बनी है। तो ये इसको जो है विशेष बनाती है कि चोंच लंबी है और इसकी जो सिर है उस पर चोटी नुमा आकृति है। इधर बाकी इधर तो ये हल्का सा एक तरह से कहें लाल रंग का है, फिर ये काली सफ़ेद इसके ऊपर पट्टियाँ हैं, है ना। आओ देखो, कह रहे हैं हुदहुद पक्षी एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। अंग्रेजी में हुदहुद को हुप, मतलब अब तुम जो प्रोनाउंस करना चाहो, हुप या हुपोई जो को बोलो, मतलब बस स्पेलिंग याद कर लो, HOHOPOE, है ना। ये पक्षी धूप भी लेता है, जिसे हम सन बाथिंग कहते हैं। धूप लेता है तब क्या बोलते हैं? सन बाथिंग, जब धूप में बैठता है। हुदहुद पक्षी की सबसे बड़ी खासियत उसके सिर पर मौजूद पंखों की कलगी होती है। ये जो है सिर पर मौजूद, एक सेकंड, सिर पर मौजूद पंखों की कलगी होती है, मतलब एक चोटी नुमा आकृति होती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत कह रहे हैं कि इसकी चोंच है। ये चोंच लंबी और मुड़ी हुई काले रंग की होती है, जिससे ये मिट्टी के अंदर कीड़ों को आसानी से खा सकता है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत इसके रंगीन पंख हैं। इसके पंख पर ब्लैक एंड वाइट धारियाँ होती हैं। हुदहुद पक्षी का जो आकार है मैना के बराबर होता है। इस पक्षी की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर है। हुदहुद पक्षी का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े हैं, छोटे सरीसृप, है ना, मेढक हो गया, घोंघा एवं बीज या फल, इस तरह की चीज़ें खाता है। हुदहुद पक्षी जो है हुदहुद पक्षी के घोंसले पेड़ों के कोटर में बनते हैं। कोटर मतलब ऐसे पेड़ है, जैसे पेड़ है ना, तो उसके जो ऐसे होल बना करके रहते हैं उसको बोलते हैं कोटर। कोटर में होते हैं। इनके घोंसले में जाने के लिए प्रवेश द्वार छोटा होता है, जिससे शिकारी एवं दुश्मन जानवर घोंसले में नहीं जा पाते। हुदहुद पक्षी शांत स्वभाव का होता है, बहुत शांत बच्चा है, लेकिन घोंसले से छेड़छाड़ करने पर आक्रमण कर देता है। हुदहुद पक्षी नर और मादा देखने में लगभग एक समान होते हैं और ये कितने 8 से 10 अंडे देती है एक बार में। और हुदहुद के अंडे 15 से 20 दिन में बच्चे निकलते हैं। इससे करीब 1 महीने में उड़ने लायक हो जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी भी होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है। और हुदहुद पक्षी जो है जोड़ा बनाकर रहते हैं। इनका जोड़ा केवल एक सीजन तक ही सीमित होता है, अगले सीजन में जोड़ा चेंज हो जाता होगा, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? ये PDF आपको यहाँ मिलेगी, Decimal 004 इस टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर PDF जितनी इम्पोर्टेंट PDF हैं, वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो आप डाउनलोड कर लें और इसको अपने नोट्स में ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो ये PDF को सेव कर लें। इस PDF को पढ़ के रिवीजन कर लें, 2-3 बार PDF पढ़ लें, या फिर उससे अच्छा आप जो है 2-3 बार वीडियो देख लो, ठीक है। 2-3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।